Hello everyone, welcome to my channel PCS Kranti. Hope you all are doing good. हम इस क्लास में भारतीय संविधान पढ़ रहे हैं, जिसके लिए हम एम लक्ष्मीकांत की भारतीय राज्य व्यवस्था की सीरीज को फॉलो कर रहे हैं। आज हमारा तीसरा चैप्टर है, जिसमें हम पढ़ेंगे संविधान की प्रमुख विशेषताएं। भारतीय संविधान तत्वों और मूल भावना की दृष्टि से अद्वितीय है। हालांकि इसके कई तत्व विश्व के विभिन्न संविधानों से उधार लिए गए हैं। भारतीय संविधान के कई ऐसे तत्व हैं जो उसे अन्य देशों के संविधानों से अलग पहचान प्रदान करते हैं। यह बात ध्यान देने योग्य है कि सन 1949 में अपनाए गए संविधान के अनेक वास्तविक लक्षणों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। विशेष रूप से 7th, 42, 44, 73, 74, 97, 101 संविधान में कई बड़े परिवर्तन करने वाले 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ये फैक्ट हमारे एग्जाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। हमसे सीधे पूछा जाता है कि कौन से संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, तो ये हमारा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 है। हम जानते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था को एक लिविंग डॉक्यूमेंट बोला जाता है, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन समय के हिसाब से अपने आप को चेंज कर लेता है। भारत की जो नीड होती है उसको फुलफिल करने के लिए इसमें संशोधन किया जा सकता है। इसलिए हमारा जो संविधान है वो लिविंग डॉक्यूमेंट्स है। हालांकि केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी थी कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद को मिली संवैधानिक शक्ति संविधान के मूल ढांचे को बदलने की अनुमति नहीं देता है। ये सवाल भी हमारे एग्जाम में पूछा जाता है कि मूल ढांचे का कॉन्सेप्ट कौन से मामले के थ्रू आया है, तो ये हमारे केशवानंद भारती मामले के थ्रू आया, जो कि 1973 में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिया गया है। आगे हम देखते हैं संविधान के वर्तमान रूप में इसकी विशेषताएं। हमारी पहली विशेषता है सबसे लंबा लिखित संविधान। संविधान को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। लिखित संविधान जैसे अमेरिका का संविधान है, और अलिखित जैसे कि ब्रिटेन का संविधान है। भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। यह बहुत बृहद, समग्र और विस्तृत दस्तावेज है। यह मूल रूप से 1949 में संविधान में एक प्रस्तावना, 395 आर्टिकल, 22 भागों में विभक्त और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में इसमें एक प्रस्तावना, 470 अनुच्छेद, 25 भागों में विभक्त और 12 अनुसूचियां हैं। सन 1951 से हुए विभिन्न संशोधनों में करीब 20 अनुच्छेद व एक भाग 6 को हटा दिया है, और इसमें करीब 95 अनुच्छेद 4 भागों 4A, 9A, 9B एंड 14 थे, और 4 अनुसूचियां 9, 10, 11, 12 को जोड़ा गया है। विश्व के किसी अन्य संविधान में इतने अनुच्छेद और अनुसूचियां नहीं हैं। भारत के संविधान को विस्तृत बनाने के पीछे निम्नलिखित कारण है। सबसे पहला भौगोलिक कारण है। भारत का जो विस्तार और विविधता है। भारत में अनेक बोलियां बोली जाती हैं। नॉर्थ का कल्चर, साउथ का कल्चर बिल्कुल ही अलग है। इन सब की विविधता और एकता को बनाने के लिए भारतीय संविधान की सारी चीजें संविधान में लिखी हुई हैं। दूसरा जो कारण है वो ऐतिहासिक कारण है। हमारा जो संविधान है वो भारत शासन अधिनियम 1935 पर बेस्ड है, और यह अधिनियम बहुत विस्तृत है। तीसरा हमारा है केंद्र और राज्यों के लिए एकल संविधान। हमारा जो संविधान है उसमें केंद्र के लिए जो काम और राज्य के लिए भी जो विधानसभा या कार्यपालिका के जो भी कार्य हैं उन सबको एक ही संविधान में समाहित किया गया है। जबकि हम यूएसए को देखें तो वहाँ केंद्र के और स्टेट के अलग अलग संविधान हैं। संविधान सभा में कानून विशेषज्ञों का प्रभुत्व था। जो भी हमारी संविधान सभा थी उसमें जो ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर वो कानून विशेषज्ञ थे, इसलिए भी उन्हें लगा कि हमें सारे कार्यों को संविधान में समाहित करना चाहिए। संविधान में न सिर्फ शासन के मौलिक सिद्धांत बल्कि विस्तृत रूप से प्रशासनिक प्रावधान भी विद्यमान है। इसके अतिरिक्त अन्य आधुनिक लोकतंत्र में जिन मामलों को आम विधानों अथवा स्थापित राजनीतिक परिपाटी पर छोड़ दिया गया है उन्हें भी भारत के संवैधानिक दस्तावेज में शामिल किया गया है। इसलिए हमारे भारत का संविधान सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान है। हमारी दूसरी जो विशेषता है वो विभिन्न स्रोतों से विहित। भारत के संविधान ने अपने अधिकतर उपबंध विश्व के कई देशों के संविधानों और भारत शासन अधिनियम 1935 के उपबंधों से लिया है। डॉक्टर अंबेडकर ने गर्व के साथ घोषणा की थी कि भारत के संविधान का निर्माण विश्व के विभिन्न संविधानों को छानने के बाद किया गया है। संविधान का अधिकांश ढांचागत हिस्सा भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। संविधान का दार्शनिक भाग जैसे कि मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, अमेरिका
और आयरलैंड से प्रेरित है। भारतीय संविधान के राजनीतिक भाग जैसे कैबिनेट, सरकार का सिद्धांत और कार्यपालिका और विधायिका के संबंध का अधिकांश हिस्सा ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। संविधान के अन्य प्रावधान कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूएसएसआर जो कि अभी रूस है, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका, जापान इत्यादि देशों के संविधानों से लिए गए हैं। भारत के संविधान पर सबसे बड़ा प्रभाव भौतिक सामग्री का स्रोत भारत सरकार अधिनियम 1935 का रहा है। इसके द्वारा इसमें से हमने संघीय व्यवस्था, न्यायपालिका, राज्यपाल, आपातकालीन अधिकार, लोक सेवा आयोग और अधिकतर प्रशासनिक विवरण इसी से लिए गए हैं। संविधान के आधे से अधिक प्रावधान या तो 1935 के अधिनियम के समान है या फिर इससे मिलते जुलते हैं। हमारी तीसरी विशेषता है नम्यता एवं अनम्यता का समन्वय। संविधान को नम्यता एवं अनम्यता की दृष्टि से भी वर्गीकृत किया जाता है। कठोर या अनम्य संविधान उसे माना जाता है जिसमें संशोधन करने के लिए विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता हो। उदाहरण के लिए अमेरिका का संविधान। लचीला या नम्य संविधान वह कहलाता है जिसमें संशोधन की प्रक्रिया वही हो जैसे कि आम कानूनों के निर्माण की, जैसे ब्रिटेन का संविधान। भारत का संविधान ना तो लचीला है और ना ही कठोर है, बल्कि यह दोनों का मिला जुला रूप है। ये फैक्ट हमारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हम देखते हैं कि आर्टिकल 368 में हमें 2 तरह के संविधान संशोधन बताए गए हैं, एक विशेष बहुमत के द्वारा, दूसरा विशेष बहुमत के साथ आधे राज्यों का भी अनुमोदन। विशेष बहुमत के साथ जो इसमें हमारा उदाहरण के लिए देखें तो राष्ट्रपति शासन में संशोधन, दूसरा हमारे यहाँ आधे राज्यों के अनुमोदन तथा विशेष बहुमत दोनों के द्वारा संशोधन। उसमें हमारा आ जाता है जैसे कि 42वां संविधान संशोधन। ऐसे संशोधन तब किए जाते हैं जब हमारा फेडरल स्ट्रक्चर प्रभावित हो रहा है तो हम राज्यों का तो हमारे लिए 50% राज्यों का अनुमोदन भी जरूरी हो जाता है। जैसे 61वां संविधान संशोधन, एक संशोधन जिसको साधारण बहुमत के द्वारा किया जाता है। इसमें संसद के किसी भी सदन में साधारण बहुमत मतलब 50+1% से संशोधन किया जा सकता है। इसमें हमारा है आर्टिकल 2 जो किसी राज्य के सीमाओं में परिवर्तन, आर्टिकल 3 किसी राज्य के नाम को चेंज करना या किसी 2 राज्यों को मिलाकर एक राज्य बनाना या 2 राज्यों में से किसी एक नए राज्य का निर्माण करना। तो ये सारे संशोधन साधारण बहुमत के द्वारा हो जाते हैं जिन्हें आर्टिकल 368 में नहीं लिया जाता है। हम देखते हैं कुछ उपबंधों को संसद में विशेष बहुमत से संशोधित किया जा सकता है, जैसे दोनों सदनों में उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत और प्रत्येक सदन में कुल सदस्यों का बहुमत। दूसरा हमारा कुछ अन्य प्रावधानों को संसद के विशेष बहुमत और कुल राज्यों के आधे से अधिक राज्यों के अनुमोदन से ही संशोधित किया जा सकता है। इसके अलावा संविधान के कुछ प्रावधान आम विधायी प्रक्रिया की तरह संसद में सामान्य बहुमत के माध्यम से संशोधित किए जा सकते हैं। हमारा चौथी जो विशेषता है वो है एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। भारत का संविधान संघीय सरकार की स्थापना करता है। इसमें संघ के सभी आम लक्षण विद्यमान हैं, जैसे 2 सरकार जो कि एक केंद्र लेवल पर है, एक केंद्र पर एक राज्य पर, शक्तियों का विभाजन है, केंद्र और शक्तियों का विभाजन किया गया है, लिखित संविधान है, संविधान की सर्वोच्चता है, संविधान की कठोरता है, स्वतंत्र न्यायपालिका है एवं द्विसदनीयता। यदि भारतीय संविधान में बड़ी संख्या में एकात्मकता और गैर संघीय लक्षण भी विद्यमान हैं, जैसे यद्यपि भारतीय संविधान में बड़ी संख्या में एकात्मकता और गैर संघीय लक्षण भी विद्यमान है, जैसे कि एक सशक्त केंद्र, एक संविधान जो कि राज्य के लिए भी है, केंद्र के लिए भी है, एकल नागरिकता। हमारे जो नागरिक हैं वो किसी स्टेट के नहीं होते हैं, वो बल्कि नागरिकता जो मिलती है वो भारत की मिलती है। संविधान का लचीलापन, एकीकृत न्यायपालिका, हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है वो राज्यों के लिए भी नियम बनाती है, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, अखिल भारतीय सेवाएं जो कि जिनका सिलेक्शन तो केंद्र के द्वारा होता है लेकिन ये अपनी सेवाएं राज्यों को प्रदान करती हैं, आपातकालीन प्रावधान इत्यादि। फिर भी संविधान में कहीं भी संघीय शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। दूसरी ओर अनुच्छेद
में भारत का अनुच्छेद में भारत का उल्लेख राज्यों के संघ के रूप में किया गया है। इसके दो अभिप्राय हैं। पहला, भारतीय संघ राज्यों के बीच हुए किसी समझौते का निष्कर्ष नहीं है, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान। दूसरा, किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है, जबकि यूएसए में उसके स्टेट यूएसए से अलग हो सकते हैं, लेकिन भारत में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। इसी वजह से भारतीय संविधान को निम्नांकित नाम दिए गए हैं, जैसे कि एकात्मकता की भावना में संघ, अर्धसंघ, केसीवियर, बार्गेनिंग फेडरलिज्म मॉरिस जॉन्स के द्वारा, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म ग्रेनवेले ऑस्टिन के द्वारा, फेडरेशन विद द सेंट्रलाइज्ड एजेंसी आइवर जेनिंग्स के द्वारा। पांचवा हमारी विशेषता है, भारतीय संविधान ने अमेरिका की अध्यक्षीय प्रणाली की बजाय ब्रिटेन के संसदीय तंत्र को अपनाया है। संसदीय व्यवस्था विधायिका और कार्यपालिका के मध्य समन्वय व सहयोग पर आधारित होती है। संसदीय व्यवस्था में जो कार्यपालिका होती है उसके जो मेंबर होते हैं वो लोकसभा के ही मेंबर होते हैं, जिनको सेलेक्ट करके कार्यपालिका बनाई जाती है। तो कार्यपालिका लोकसभा के लिए उत्तरदायी होती है, जबकि अध्यक्षीय प्रणाली में दोनों के बीच शक्तियों का विभाजन के सिद्धांत पर आधारित होती है। कार्यपालिका व्यवस्थापिका के कार्यों में दखलंदाजी नहीं करेगी, जबकि व्यवस्थापिका कार्यपालिका के कार्यों में। और इन दोनों के जो मेंबर भी होते हैं उनका सिलेक्शन भी अलग अलग तरह से होता है। संसदीय प्रणाली को सरकार के बेस्ट मिनिस्टर रूप, उत्तरदायी सरकार और मंत्रिमंडलीय सरकार के नाम से भी जाना जाता है। हम इन नामों को याद रखेंगे। बेस्ट मिनिस्टर मॉडल, उत्तरदायी सरकार और मंत्रिमंडलीय सरकार संविधान के केवल केंद्र में ही नहीं बल्कि राज्य में भी संसदीय प्रणाली की स्थापना करता है। भारत में संसदीय प्रणाली की विशेषताएं निम्नलिखित हैं, जैसे कि वास्तविक व नाम मात्र के कार्यपालकों की उपस्थिति। वास्तविक में हमारा कैबिनेट हो जाएगा या मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और नाम मात्र के लिए हमारा प्रेसिडेंट है। बहुमत वाले दल की सत्ता, विधायी हम देखते हैं कि हमारा जो प्रधानमंत्री बनते हैं वो लोकसभा में जो पार्टी सबसे ज्यादा बहुमत लाती है उसके नेता को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। विधायिका के समक्ष कार्यपालिका की संयुक्त जवाबदेही, हम देखते हैं कि जो भी कार्यपालिका के मेंबर होते हैं वो विधायिका के लिए जिम्मेदार होते हैं। वो एक साथ तैरते व एक साथ डूबते हैं। विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का नेतृत्व, निचले सदन का विघटन। हालांकि भारतीय संसदीय प्रणाली बड़े पैमाने पर ब्रिटिश संसदीय प्रणाली पर आधारित है, फिर भी दोनों में कुछ मूलभूत अंतर है। उदाहरण के लिए ब्रिटिश संसद की तरह भारतीय संसद संप्रभु नहीं है, क्योंकि इसमें संविधान संशोधन किए जा सकते हैं और इसके कानूनों को न्यायपालिका के द्वारा अमान्य भी घोषित किया जा सकता है। इसके अलावा भारत का प्रधान निर्वाचित व्यक्ति होता है, जबकि ब्रिटेन में उत्तराधिकारी व्यवस्था है। भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं उनका निर्वाचन होता है, लेकिन ब्रिटेन में जो राजा या रानी होते हैं उनके जो वंशज होते हैं उन्हें बनाया जाता है। किसी भी संसदीय व्यवस्था में चाहे वह भारत की हो अथवा ब्रिटेन की, प्रधानमंत्री की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है। जैसा कि राजनीति के जानकार इसे प्रधानमंत्री सरकार का नाम देते हैं। छठी विशेषता है हमारी संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। संसद की प्रभुता का नियम ब्रिटिश संसद से जुड़ा हुआ है, जबकि न्यायपालिका की सर्वोच्चता का सिद्धांत अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय से लिया गया है। जिस प्रकार भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश प्रणाली से भिन्न है, ठीक उसी प्रकार भारत में सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा शक्ति अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय से कम है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अमेरिकी संविधान में विधि की नियत प्रक्रिया का प्रावधान है, जबकि भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रावधान है। आर्टिकल 21 में हम देखते हैं कि किसी भी व्यक्ति को सजा कानून में लिखे प्रावधान के द्वारा ही दिया जा सकता है। कानून में उस समय पर जो व्यवस्था रहेगी किसी भी दंड की या किसी भी कार्य को करने की, वही उस समय उसको दिया जाएगा। उसके अलावा अगर मान लो किसी व्यक्ति ने अभी 2022 में कोई काम किया था, 2024 में उस समय उसकी पनिशमेंट 5 साल की जेल थी। अब 2024 में उसकी सजा बढ़ाकर 7 साल कर दी गई है, तो उस व्यक्ति को फिर से 2 साल के लिए जेल में नहीं रखा जाएगा। जब जो सजा मिलेगी उसको 2022 के प्रावधान के थ्रू ही मिलेगी। इसलिए भारतीय संविधान निर्माताओं ने ब्रिटेन की संसदीय संप्रभुता और अमेरिका की न्यायपालिका सर्वोच्चता के बीच उचित संतुलन बनाने को प्राथमिकता दी। एक और जहाँ सर्वोच्च न्यायालय अपनी न्यायिक समीक्षा की शक्तियों के तहत संसदीय कानूनों को असंवैधानिक घोषित कर सकता है, वहीं दूसरी ओर संसद अपनी संवैधानिक शक्तियों के बल पर संविधान के बड़े भाग को संशोधित कर सकती है। हमारा सातवीं विशेषता है, भारतीय संविधान एक
एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका। भारतीय संविधान एक ऐसी न्यायपालिका की स्थापना करता है जो अपने आप में एकीकृत होने के साथ साथ स्वतंत्र है। भारत की न्याय व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय शीर्ष पर है। इसके नीचे राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय है। राज्यों में उच्च न्यायालय के नीचे क्रमवार अधीनस्थ न्यायालय हैं, जैसे जिला अदालत व अन्य निचली अदालतें। हम देखते हैं हमारा जो जुडिशरी सिस्टम है वो हायरार्किकल सिस्टम के थ्रू है। टॉप पे हमारा सुप्रीम कोर्ट होता है, फिर हमारा हाई कोर्ट, उसके बाद लोअर कोर्ट्स। इन सब पर सुप्रीम कोर्ट नियंत्रण रखता है और इनके जो निर्णय दिए गए हैं उनमें भी ये परिवर्तन कर सकता है। तो सर्वोच्च न्यायालय संघीय अदालत है या शीर्ष न्यायालय है जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा की गारंटी देता है। ये फैक्ट हमसे पूछा जाता है, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा की गारंटी कौन देता है, तो ये हमारा सर्वोच्च न्यायालय देता है और यह संविधान का भी संरक्षक है। इसलिए संविधान में इसकी स्वतंत्रता के लिए कई प्रावधान किए गए हैं, जैसे न्यायाधीशों के कार्यकाल की सुरक्षा, न्यायाधीशों के लिए निर्धारित सेवा शर्त, भारत की संचित निधि से सर्वोच्च न्यायालय के सभी खर्चों का वहन, विधायिका में न्यायाधीशों के कामकाज पर चर्चा पर रोक, सेवानिवृत्ति के बाद अदालत में कामकाज पर रोक, अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति, कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग रखना इत्यादि। 8वीं विशेषता हमारी मौलिक अधिकार है। संविधान के तीसरे भाग में 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। ये अधिकार है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस अधिकार को डॉक्टर अंबेडकर जी ने संविधान का हृदय बोला है, क्योंकि इसके थ्रू कोई किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन करने पर वह सीधे सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत, हाई कोर्ट 226 के तहत जा सकता है। मौलिक अधिकारों का उद्देश्य वस्तुतः राजनीतिक लोकतंत्र की भावना को प्रोत्साहन देना है। यह कार्यपालिका और विधायिका के मनमाने कानूनों पर निरोधक की तरह काम करते हैं। उल्लंघन की स्थिति में इन्हें न्यायालय के माध्यम से लागू किया जा सकता है। जिस व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन हुआ है वह सीधे सर्वोच्च न्यायालय की शरण में जा सकता है, जो अधिकारों की रक्षा के लिए रिट जारी करते हैं, जिनमें बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा व उत्तरसर जैसे अभिलेख या रिट जारी कर सकता है। हालांकि मौलिक अधिकार कुछ सीमाओं के दायरे में आते हैं, लेकिन ये अपरिवर्तनीय भी नहीं है। मतलब अगर किसी भी व्यक्ति का मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो बस आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और 226 के तहत हाई कोर्ट में अपनी अपील दायर कर सकता है। ये सवाल हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है ये या फिर ये अपरिवर्तनीय है। तो मौलिक अधिकार हमारे अपरिवर्तनीय नहीं है, इन्हें कानून द्वारा लागू किया जा सकता है। संसद इन्हें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से समाप्त कर सकती है अथवा इनमें कटौती भी कर सकती है। अनुच्छेद 20 से 21 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छोड़कर राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान इन्हें स्थगित किया जा सकता है। हमारे जो आपातकाल हैं वो 3 तरह के होते हैं। एक राष्ट्रीय आपातकाल, जिनको हम आर्टिकल 352 में पढ़ेंगे, राष्ट्रपति शासन। जब कोई राज्य संविधान में उल्लिखित नियमों के द्वारा अपने कार्य के संचालन करने में विफल हो जाता है तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। तीसरा हमारा है वित्त आपातकाल। तो जब हमारे देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगता है उस समय आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर सारे मूल अधिकार को स्थगित किया जा सकता है। हमारा नौवीं जो विशेषता है वो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अनुसार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान की अनूठी विशेषता है। इनका उल्लेख संविधान के चौथे भाग में किया गया है। इन्हें मोटे तौर पर 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, सामाजिक, गांधीवादी तथा उदार बौद्धिक। नीति निर्देशक तत्वों का कार्य सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना है। इनका उद्देश्य भारत में एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। हालांकि मौलिक अधिकारों की तरह इन्हें कानूनी रूप में लागू नहीं किया जा सकता। ये फैक्ट हमारा एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। संविधान में कहा गया है कि देश की शासन व्यवस्था में ये सिद्धांत मौलिक हैं और यह देश की जिम्मेदारी है कि वह कानून बनाते समय इन सिद्धांतों को अपनाएं। इसलिए इन्हें लागू करना राज्यों का नैतिक कर्तव्य है, किंतु इनकी पृष्ठभूमि में वास्तविक शक्ति राजनीतिक है, अर्थात जनमत। हमने अभी देखा कि मौलिक अधिकारों की तरह इन्हें कानूनी रूप में लागू नहीं किया जा सकता है, तो इनकी पृष्ठभूमि में वास्तविक जो शक्ति है वो जनमत की है। मिनर्वा मिल्स मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि भारतीय संविधान की नींव मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों के संतुलन पर रखी गई है। हमारी 10वीं विशेषता मौलिक कर्तव्य है। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं किया गया था। इन्हें षोडश सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से आंतरिक आपातकाल 1975 से 77 के दौरान शामिल किया गया था। 2002 के 86वें संविधान संशोधन ने एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ा।
संविधान के 4A भाग में मौलिक कर्तव्य का जिक्र किया गया है, जिसमें केवल एक अनुच्छेद 51A है। इसके तहत प्रत्येक भारतीय का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे, राष्ट्र की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे, हमारी मिश्रित संस्कृति की समृद्ध धरोहर का अनुरक्षण करे, सभी लोगों में आपसी भाईचारे की भावना का विकास करे, मौलिक कर्तव्य नागरिकों को यह याद दिलाते हैं कि अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते समय उन्हें याद रखना चाहिए कि उन्हें अपने समाज, देश व अन्य नागरिकों के प्रति कुछ जिम्मेदारी का निर्वाह भी करना है। नीति निर्देशक तत्वों की तरह मौलिक कर्तव्यों को भी कानूनी रूप में लागू नहीं किया जा सकता। ये हम याद रखेंगे। हमारा जो मूल मौलिक कर्तव्य है वो भी अपरिवर्तनीय है। आज की क्लास हम यहाँ पर खत्म करते हैं। कल हम यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। आपको हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। पीसीएस क्रांति यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको इन क्लासेस का नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पीसीएस क्रांति को ज्वाइन करें। धन्यवाद।